हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल फंडामेंटल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक कंसेप्ट बूस्टर सीरीज स्टार्ट की हुई है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और नया कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसे मैंने खुद ने नाम दिया है ट्रेन कंसेप्ट। अब ये ट्रेन कंसेप्ट है क्या और क्यों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ गई? क्योंकि इस पर 10 ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो याद करने उतने आसान नहीं है, क्योंकि ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है जो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रिपीट मोड पे जेई में भी आता है, असिस्टेंट इंजीनियर में भी आता है, गेट में भी आता है और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस कंसेप्ट को ट्रेन कंसेप्ट नाम दिया क्यों गया है। तो मान के चलते हैं हम ये फ्रंट व्यू देखते हैं एक ट्रेन का, जहां पे इंजन होता है। ठीक है, अब इस ट्रेन व्यू के अंदर क्या है, मैंने इस पे 2 टायर लगा दिए नीचे। अब इस लोअर पोर्शन को समझने की कोशिश करो। इस जो ये जो बेस बना हुआ है हमारा नीचे, ए बी, ये जो बेस बना हुआ है, ये जो टायर है इसके, ये तो रेल पर चल रहे होंगे। इसे मैं नाम देता हूं सी और इसे नाम देता हूं डी। तो सी और डी की डायरेक्शन में रेल है और ए भी पूरा स्पैन है। तो जो एसी स्पैन है, क्या ये वाला स्पैन एक ओवरहैंग की तरह ट्रीट हो रहा है क्या? अगर ये सारा का सारा लोड ए बी स्पैन पर लग रहा हो तो मैं इस ए बी स्पैन को उठा करके कुछ ऐसे दिखाता हूं। अब ये स्पैन है कुछ इस तरह से, ये है ए, ये है बी, और इस पर ऊपर से यूडीएल लोड आ रहा है जो कि हमारी ट्रेन का टोटल लोड होगा। और यहां पर 2 टायर थे जो कि रेल के ऊपर चल रहे थे, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो ये एक तरह का ओवरहैंगिंग बीम बन गया। अब इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या, समझो वो। सोच के देखो कि अगर ए बी की लेंथ मैंने बढ़ा दी तो इसकी वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज कपल जनरेट होगा। और कपल क्या होता है? लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जितना ज्यादा ये डिस्टेंस बढ़ेगा ए बी, उतना ही ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज कपल जनरेट होगा। अगर ये ओवरहैंग पोर्शन होता ही नहीं तो ये बीम सिंपली सपोर्टेड बीम बनता और इस पर कभी भी नेगेटिव मूवमेंट आता ही नहीं। तो जो ये नेगेटिव मूवमेंट इंड्यूस हो रहा है, ये सिर्फ इस ओवरहैंग की पोजीशन की वजह से हो रहा है। तो मैं ओवरहैंग की लेंथ इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं कर सकता कि नेगेटिव मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाए और बीम टूट करके नीचे गिर जाए। तो ओवरहैंग की लेंथ कितनी रखी जाए, इसी कंसेप्ट को मुझे यहां पर समझना है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपने ट्रेन कंसेप्ट पर कि एक्चुअली में कौन से 2 क्वेश्चन ऑफ फ्रेम पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरह नहीं देगा, एक ओवरहैंगिंग बीम है, आपको बोलेगा एक ट्रेन चल रही है रेल्स के ऊपर जिस पर टोटल यूडीएल लग रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब ये जो लोड होगा ये अब होगा 4 किलो न्यूटन पर मीटर। और बोल देगा रेल के बीच का डिस्टेंस जो है वो एल मीटर है। तो ये बता दो ओवरहैंग पोर्शन की लेंथ कितनी होगी। उसके लिए 2 केसेस हैं, वही 2 केसेस हमें समझने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर एक किसी ओवरहैंग बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है और सपोर्ट के बीच जो ए सपोर्ट और बी सपोर्ट है उसके बीच की लेंथ है एल, और ओवरहैंग पोर्शन है ए सी और बी डी जिसकी लेंथ है ए। ठीक है, तो जब हमने ओवरहैंग लेंथ को वेरी करा तो हमारे पास 3 केसेस निकल करके आए। सबसे पहला केस था कि जितना बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे है, मैं मान के चलता हूं सेंटर पे बेंडिंग मूवमेंट है m1। ठीक है, और सपोर्ट पर भी जो बेंडिंग मूवमेंट आया है वो है m1। तो सबसे पहला केस है
कि ओवरहैंग की लेंथ मुझे इस तरह रखनी है कि दोनों सपोर्ट्स और सेंटर पर बेंडिंग मूवमेंट बराबर हो। मैं उसकी कुछ वैल्यू ले लेता हूं, सेंटर पर भी 60 है और सपोर्ट पर भी 60 है। सेकंड केस में मैंने क्या करा, ओवरहैंग की लेंथ और ज्यादा बढ़ा दी। जब ओवरहैंग की लेंथ बढ़ा दूंगा तो नेगेटिव मूवमेंट और ज्यादा आ जाएगा। तो हुआ क्या, अब ये सारा मूवमेंट जो है वो 120 हो गया। और जब ओवरहैंग की लेंथ और ज्यादा बढ़ा दी तो ये और नीचे आ जाएगा। तीसरे केस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगर अब मुझे ट्रेन डिजाइन करनी हो या ओवरहैंग बीम डिजाइन करना हो तो ये बताओ मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन कौन सा होगा। सबसे पहला केस हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन होगा। क्यों? क्योंकि पहले केस में अगर मैं नेगेटिव मूवमेंट के लिए डिजाइन करूंगा तब भी 60 किलो न्यूटन मीटर के लिए डिजाइन करना है, और पॉजिटिव के लिए डिजाइन करूंगा तो भी 60 के लिए ही डिजाइन करना है। तो 60 के लिए कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, कोई ना कोई नंबर ऑफ बार्स आएंगी अगर बीम डिजाइन कर रहा हूं तो। बट केस 2 के अंदर क्या हो रहा है कि जब मुझे डिजाइनिंग करनी पड़ेगी तो मुझे 120 किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट के लिए डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए एरिया भी ज्यादा आएगा और नंबर ऑफ स्टील बार्स भी ज्यादा आएंगी। क्लियर है पार्ट ये वाला? तो जो पहला केस है उसे मैं मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन भी बोलता हूं, या लीस्ट पॉसिबल बेंडिंग मूवमेंट। अब फर्स्ट और सेकंड केस में जो लीस्ट पॉसिबल बेंडिंग मूवमेंट आ रही है वो 60 आ रही है, या बेंडिंग मूवमेंट सेंटर और सपोर्ट पे बराबर। ठीक है, एग्जामिनर बोलेगा सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन डिजाइन करना है, ओवरहैंग की लेंथ बता दो कितनी होगी। अगर सपोर्ट्स के बीच की लेंथ एल है तो ये बोल देगा लीस्ट पॉसिबल बेंडिंग मूवमेंट होना चाहिए ओवरहैंग बीम में, तो ये बता दो ओवरहैंग की लेंथ कितनी रखूं तो लीस्ट पॉसिबल बेंडिंग मूवमेंट आ जाए, या ओवरहैंग की लेंथ कितनी रखूं कि सेंटर और सपोर्ट्स पर बेंडिंग मूवमेंट बराबर हो। पहले केस पे तो पूछेगा ये तीन क्वेश्चंस, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में। अब इसके रिजल्ट पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे वो देखना। दूसरे केस से पूछेगा कि सेंटर पर बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू 0 हो, तो ये बताओ कि ओवरहैंग पोर्शन की लेंथ कितनी रखूं। अब इन दो केसेस पर हमें रिजल्ट बताने हैं। तो सवाल है हमारा व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओवरहैंग पोर्शन, और क्वेश्चन में एक और चीज क्या दे देगा, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, लीस्ट पॉसिबल बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट सेंटर और सपोर्ट्स पे बराबर, या बेंडिंग मूवमेंट सेंटर पे 0। ठीक है, अब एक एक केस को आगे देखते हैं। सबसे पहले केस की बात करते हैं, जब हमने बात करी थी लीस्ट पॉसिबल बेंडिंग मोमेंट की या मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन की, या इसे मोस्ट कंजर्वेटिव सेक्शन भी बोला जाता है, या ऐसा बोल दिया जाए कि बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझो, अगर सपोर्ट के बीच की लेंथ एल है, ओवरहैंग पोर्शन की लेंथ ए है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, एल प्लस 2a। और टोटल लोड निकालना पड़े तो लोड को मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करता हूं, तो टोटल लोड कितना आ गया, टोटल लोड इक्वल्स टू W इंटू एल प्लस 2a। कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन अपने आप फ्रेम हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर टोटल लोड W इंटू एल प्लस 2a है तो ए सपोर्ट पर, इसका नाम ए दे दूं, ये बी, ये सी और ये डी, तो जो ए पर रिएक्शन होगी क्या वो W इंटू एल प्लस 2a/2 हो जाएगी, और बी पर जो रिएक्शन होगी वो होगी W इंटू एल प्लस 2a/2। इतना पार्ट समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका बनाते हैं शियर फोर्स डायग्राम, और उसे बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सी से ए पॉइंट के बीच तक टोटल लोड कितना नीचे आ रहा है,
W इंटू ए, यूडीएल लग रहा है तो ट्रायंगुलर बन जाएगा और ये हो जाएगा W इंटू ए। ठीक है, अब बी ए पॉइंट पे कोई ना कोई रिएक्शन है, मतलब अगर मैं माइनस W इंटू ए में ऐड कर दूं W इंटू एल प्लस 2a/2, तो जब आप इसे ओपन करोगे तो आपकी वैल्यू निकल कर के आएगी WL/2, वो भी पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का होगा तो ऊपर चला जाएगा WL/2। अब ए से बी तक टोटल लोड आ रहा है नीचे W इंटू एल, WL/2 ऊपर है, अगर मैं WL नीचे लेकर के आ जाऊं तो मेरी वैल्यू निकल कर के आएगी WA/2 या WL/2 सॉरी, क्योंकि टोटल लोड WL होना है, WL पॉजिटिव में WL नेगेटिव में। और फिर यहां पर रिएक्शन है, अब फिर मैं माइनस WL/2 में अगर प्लस W इंटू एल प्लस 2a/2 ऐड कर दूं तो फिर ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर कितना आ जाएगा W इंटू ए, और बी से डी के बीच में टोटल लोड कितना आ रहा है W इंटू टोटल लेंथ जो बी से डी की है, तो फाइनली जाके 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव साइड में नेगेटिव साइन दे दो और पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव साइन दे दो। ये लेंथ L/2, ये लेंथ L/2, ये सपोर्ट ए, ये बी, ये सी, इधर डी और ये बीच में ई। अब मुझे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये। यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने हमें डिस्कस करने हैं आज। तो सी से ए के बीच का एरिया कितना है, क्योंकि शियर फोर्स का एरिया ही अपने आप में बेंडिंग मोमेंट होता है, तो ये वैल्यू आई हाफ बेस इंटू हाइट। तो सी से ए के बीच का एरिया अगर निकल लूंगा तो हाफ बेस इंटू हाइट करूंगा, तो वो वैल्यू निकल करके आएगी WA² / 2। ठीक है, अब ए से ई के बीच का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, अब माइनस WL² / 2 में से, मतलब माइनस WA² / 2 में अगर मैं ऐड कर दूं WL² / 2, अगर मैं ये ऐड करता हूं तो मेरा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। अगर इसे सिमेट्रिकल फॉर्म में बोलूं तो सिमेट्रिकल फॉर्म में इस तरह चीजें आ जाएंगी और ये सिमेट्रिकल डायग्राम यूं बन जाएगा। हमें इसके डायग्राम से ज्यादा मतलब नहीं था, हमें था कंक्लूजन से मतलब, कि कंक्लूजन किस बेस पे निकाला जाए। अब ध्यान से समझो, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, अब मैं अपने केस की बात करता हूं। स्टैंडर्ड रिजल्ट, ध्यान से समझना अब। ठीक है, अब स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या कहता है कि बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट। तो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, सपोर्ट सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट है -W, या दोनों का समेशन 0 कर देना, वैसा कर सकते हो आप। ठीक है, -WA² / 2 प्लस WL² / 2। नेगेटिव पॉजिटिव मूवमेंट बराबर होने हैं, मैं ये भी तो बोल सकता हूं इक्वल टू 0, तो अब इक्वल टू 0 ही कर देंगे भैया। ठीक है, सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, सपोर्ट पे देखते हैं कितना है, WA² / 2 इक्वल टू 0, सेंटर प्लस सपोर्ट। अब सपोर्ट वाले दोनों ऐड कर दें, WA² वाली टर्म दोनों ऐड कर दो, तो वो आ जाएगा माइनस WA² इक्वल्स टू WL² / 2, यही चीज है। ठीक है, और ये WL² / 2 था या WL² / 8 था, यहां पर जो हमने वैल्यू लिखी है ये WL² / 8 रहेगी भैया।
क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट, अगर मैं ट्रायंगल का कैलकुलेट करूंगा WL²/8 आएगा। तो यहां पर WL²/2 ना हो करके WL²/8 होगा, 8। ठीक है, नेगेटिव को नेगेटिव की साइड में लेके और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साइड में। अब जब W से W कैंसिल आउट हो जाएगा और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L/2√2। तो मतलब अगर ओवरहैंग की लेंथ L/2√2 रहेगी, तो ऐसी सिचुएशन में सेंटर और सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट सेम रहेगा। सबसे पहला कंक्लूजन हमारा यही है, और A इज इक्वल टू L/2√2, या L/2√2 की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये आ जाता है 0.353 इंटू L। अगर इतनी लेंथ है तो सेंटर और सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट हमेशा सेम रहेगा। तो फॉर A इज इक्वल टू L√2 और 0.353 L ऐसी सिचुएशन है, तो बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट। इतना पोर्शन समझ में आया या नहीं आया? आई होप क्लियरली ये आ गया होगा। ठीक है, तो एक तो चीज पूछेगा एग्जामिनर ये, और ये किस किस फॉर्मेशन में पूछ सकता है, ये आपसे पूछेगा मोस्ट कंजर्वेटिव सेक्शन डिजाइन करना है तो ओवरहैंग की लेंथ क्या होगी, या सेंटर और सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो, या मोस्ट कंजर्वेटिव सेक्शन हो, तो ट्रेन की ओवरहैंग की लेंथ कितनी होगी। इसीलिए मैंने बोला इसे ट्रेन कंसेप्ट। तो इस स्टैंडर्ड कंक्लूजन को आप हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले केस के स्पेशल कंसेप्ट की। अब फर्स्ट केस में तो हमने देख लिया कि ओवरहैंग लेंथ कितनी होनी चाहिए जब सेंटर और सपोर्ट पर मोमेंट बराबर हो, और उस सिचुएशन में सपोर्ट्स के बीच की लेंथ L दे रखी होती थी। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा कि वो सपोर्ट्स के बीच की लेंथ L ना दे करके पूरे बीम की लेंथ ही L दे देगा, और फिर बोलेगा कि अब बताओ भैया कि ओवरहैंग लेंथ कितनी होगी कि सेंटर और सपोर्ट पे मोमेंट 0 हो जाए। तो चलिए अपने उस स्पेशल केस की तरफ ही चलते हैं। सबसे पहले तो उस केस में ओवरहैंग सपोर्ट की लेंथ कितनी निकल करके आई थी, ओवरहैंग सपोर्ट की लेंथ निकल करके आई थी 0.353 L, और सपोर्ट्स के बीच की लेंथ थी L, और दूसरे ओवरहैंग सपोर्ट की भी लेंथ 0.353 L ही थी। तो अगर मैं ओवरऑल लेंथ निकालूं तो पूरे बीम की ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी, तीनों को ऐड कर देंगे 1.706 L। तो ये मुझे ओवरऑल लेंथ मिल गई, और ओवरहैंग पोर्शन की लेंथ थी 0.353। तो चलिए उसी का यूज करते हुए आगे सॉल्व करते हैं चीजों को। ओवरहैंग की लेंथ थी 0.353 L, और ओवरऑल लेंथ थी 1.706 L। तो जब मैं इसे काटूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, यहां से मेरी वैल्यू निकल करके आएगी A इज इक्वल टू 0.207 L। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में ध्यान रखना कि उसने ओवरऑल लेंथ दे रखी है या सपोर्ट के बीच की लेंथ दे रखी है। तो ओवरहैंग लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.207 L। अगर ये 0.207 L है और ये भी 0.207 L है, तो सपोर्ट के बीच की लेंथ कितनी हो गई, एग्जामिनर ये भी पूछेगा। टोटल L में से माइनस कर देना 0.586 L। तो एग्जामिनर इस फॉर्म में भी चीजें पूछ लेगा, इस चीज को ध्यान रखना। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो आगे चलते हैं हम
अपने सेकंड केस पर। सेकंड केस में क्या कहता था कि ओवरहैंग की लेंथ कितनी हो कि सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाए। और सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट आ क्या रहा था हमारा, -WA² / 2 प्लस WL² / 8। तो -WA² / 2 प्लस WL² / 8, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो WL² / 8 जो होगा वो, अगर मैं WA² / 2 को राइट साइड में लेकर के जाऊं तो इस फॉर्म में चीजें आ जाएंगी। यहां से मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा A = L/2। हमने एक ही कंसेप्ट में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया था, अब उसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग केसेस के रिजल्ट निकाल रहे हैं बस। अगर सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, ऐसी सिचुएशन में A की वैल्यू होनी चाहिए L/2। समझ गए? एक ऑब्जेक्टिव इस पे पूछता है। अगला, अगले केस में कह रहा है कि अगर सपोर्ट क्या, देखो पिछले केस में क्या था, जो हमारा स्टैंडर्ड केस था सेकंड, उसमें सपोर्ट के बीच की लेंथ L दे रखी थी। बट अगर सेम सिचुएशन में सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट 0 हो, बट जो सपोर्ट के बीच की लेंथ है वो L नहीं है, L जो है वो ओवरऑल लेंथ है। तो पिछले केस के अंदर हमने इसकी A की वैल्यू कितनी निकाली थी, 0.5L, और यहां से भी A की वैल्यू 0.5L। तो अगर मुझे ओवरऑल लेंथ निकालनी पड़े तो वो कितनी हो जाएगी, 2L। तो मुझे ओवरऑल लेंथ पता है और मुझे ओवरहैंग पोर्शन की लेंथ पता है। तो ओवरहैंग पोर्शन की लेंथ तो है 0.5L और ओवरऑल लेंथ है 2L। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई, L/4। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, अगर ओवरऑल लेंथ L है तो ओवरहैंग की लेंथ L/4 हो जाएगी। तो अगर ओवरहैंग दोनों साइड में L/4 और L/4 है तो सपोर्ट्स के बीच की लेंथ कितनी बच जाएगी, L/2। तो ऐसी सिचुएशन में सपोर्ट्स के बीच की लेंथ L/2 होगी। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अलग अलग कंडीशन पर। देखो 7-8 तो ऑब्जेक्टिव ही रिजल्ट हो गए, बट ये रिजल्ट अपने आप में ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछेगा कि मोस्ट कंजर्वेटिव सेक्शन कब डिजाइन कर सकते हैं, मोस्ट कंजर्वेटिव सेक्शन या मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कब डिजाइन करेंगे। ये एक ट्रेन चल रही है, उसमें ओवरहैंग की लेंथ कितनी है। ये सभी क्वेश्चन मिला करके 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की बूस्टर सीरीज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आप सभी चैनल से जुड़े रहिए ताकि आने वाले समय में सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख सकें। हमने बूस्टर सीरीज की वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पेड कोर्स के लिए सिविल फंडामेंटल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों बूस्टर सीरीज की अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।